नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। चुनाव आया और टकराव लाया, और ये टकराव किसी और के बीच नहीं बल्कि उसी महागठबंधन के बीच है जो कि विपक्षी एकता का सबूत देने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब जब देश में चुनाव आया है तब तब दिखाई दिया है कि किस तरह से गठबंधन के नेताओं के बीच सिर्फ खुटव्वल हो रही है। और अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हाल है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है, और झारखंड में भी। 3 जगह ही चुनाव है और तीनों ही जगह सेम सिचुएशन। तो अब हम महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। बैठक जारी है और बैठक में सभी नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह क्लियर हो चुका है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे और नाना पटोले, संजय राउत, इन सबके बीच जो घमासान चल रहा था ना, वो सतह पर आ गया था। नाना पटोले ने तो यहां तक कह दिया था कि संजय राउत नेता होंगे तो उद्धव ठाकरे के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। दूसरी तरफ नाना पटोले को लेकर के भी संजय राउत ने कह दिया था कि ये हमारे लिए नेता नहीं है, हम तो अब सीधे राहुल गांधी से बात करेंगे। अखिलेश यादव ने अब ऐसा लग रहा है कि वो बदला ले लिया जो कि कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश। तो अब कुछ ऐसा ही सीन उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी को 5 मांगी थी कांग्रेस ने, लेकिन 2 सीटों से टरकाना चाहते थे। तो अब लगभग कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भाई 2 पर तो लड़ना ही नहीं है, और इसलिए चुनाव ही नहीं लड़ेंगे इस बार, उपचुनाव की जितनी भी सीटें हैं। कुल मिलाकर झारखंड में तेजस्वी यादव वो दुखी हैं, खफा हैं, और उनका कहना है कि जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर आरजेडी को किनारे लगा दिया है। उन्होंने भी जो सम्मानजनक सीटों की मांग की थी वो सम्मान उनको भी नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर अब सुगबुगाहट ये है कि क्या शिवसेना उद्धव गुट बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ा सकता है, और क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच जो ठन गया है सब कुछ मामला, वो अब बिल्कुल टूट और बिखराव के कगार पर पहुंचेगा। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं, और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे, और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अब टाइम कम है। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो। कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे, और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। चलिए, तो किसी तकनीकी समस्या के चलते मैं आपको ये अभी दोबारा से दिखाऊंगी पैकेज, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ज़रा परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ संजय गुप्ता जी, उद्धव गुट के नेता, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, विजय कृष्णा जी, जो कि शिवसेना की तरफ से प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ 2 और मेहमान संजय गुप्ता जी स्टूडियो में, सैयद जवाद और तारिक खान जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं ज़रा संजय गुप्ता जी, शुरुआत आप ही से आज करना चाहूँगी। ये अलग हो रहे हैं आप लोग महाविकास अघाड़ी से? किसने कहा आपसे ये बात? क्या अलग? संजय राउत जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे सब लोग यही मानकर चल रहे हैं कि सुगबुगाहट ये है कि दिल्ली में बैठ के हो रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, और महाराष्ट्र में कांग्रेस को आंखें दिखाई जा रही हैं। किसी भी तरह की आपसी बातचीत को आजकल सत्ताधारी पक्ष के लोग और कुछ बीजेपी के नेता ये सोचते हैं कि हम लड़ रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं। और एक कहावत है ना, जैसे सावन के अंधे को हरा हरा नज़र आता है, ठीक इसी तरह से बीजेपी के नेताओं को हम अगर बातचीत भी कर रहे हो तो लड़ाई नज़र आती है। तो अभी चुनाव डिक्लेयर हुए कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, और सीटों पर तालमेल चलने की बात चल रही है, और बड़ी जल्दी ये तालमेल हो जाएगा। और ये तालमेल इस बार तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें चुनाव को जैसे ही तालमेल हो जाता है सीटों पर, और सब सही से चुनाव लड़ेंगे।
सही से कैसे, तो ये बयानबाजी किसके लिए की जा रही है? ये कांग्रेस को डराने के लिए की जा रही है या कांग्रेस वाले आपको डराने के लिए कर रहे हैं? कौन किसको डरा रहा है आखिर? जिस तरह से हरियाणा में जो रिजल्ट हुआ, इसकी सीख बीजेपी को भी लेना चाहिए और इसकी सीख हमारे साथियों को भी लेनी चाहिए कि जिस तरह की गलती हमने हरियाणा में की, इस तरह की गलती हम यहाँ महाराष्ट्र में ना कर दें। जो निर्णय, जो रिजल्ट महाराष्ट्र में निकल के आया लोकसभा के चुनाव में, वो रिजल्ट कहीं बदल ना जाए। सीट शेयरिंग के फार्मूले से, आपसी मतभेद से, सीट शेयरिंग का फार्मूला सही ना होने से, कैंडिडेट सही ना निर्धारित होने से, तो ये एक मंथन है। और ये मंथन इस बात का है कि जो हमें रिजल्ट मिला लोकसभा के चुनाव में, ठीक उसी तरह का रिजल्ट, उससे बेहतर हमें विधानसभा में किस तरह का मिले, इस पर बातचीत के लिए, इस पर सही कैंडिडेट उतारने के लिए ये इस तरह की बातचीत है। आरपी सिंह जी, दिक्कत तो आपके अलायंस में भी है। अभी हम नाना पटोले को सुन रहे थे और नाना पटोले कह रहे हैं कि हमारी तरफ तो फिर भी चीजें हम ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा रहे हैं कि हाँ, अगर मतभेद है तो हम उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फुटबॉल आपकी तरफ है, ये उनका आरोप है। क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, अभी गुप्ता जी ने कहा कि बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल रही है तो किससे? इनके हिसाब से, मुझे पता नहीं, इनके हिसाब से बातचीत भाजपा वालों से चल रही, किसी भाजपा के नेता से इनकी कोई बातचीत चल रही है इनके हिसाब से, और फिर ये कह रहे सब ठीक ठाक है। अब मुझे पता नहीं किस भाजपा के नेता से इनकी बातचीत चले, फिर उसके बावजूद सब कुछ ठीक ठाक है, कैसे ठीक ठाक है, हमारी समझ से बाहर है। परंतु एक बात तो तय है कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे होकर सत्ता के लालच में जो झगड़ा कर रहे हैं, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, और वो क्यों कर रहे हैं ये भी दिख रहा है, सबको ये भी दिख रहा है क्यों कर रहे हैं। तो ठीक है, अब इनके यहाँ सीटों का फैसला, कांग्रेस ने अपनी जगह सीटें डिक्लेयर कुछ कर दी हैं, संजय राउत अपनी जगह कुछ नई नई बातें रोज़ कहते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उनको पता नहीं होता, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर में फिर कुछ और कह देते हैं। तो अलग अलग ढंग से वो अपने अपने पक्ष में रख रहे हैं, परंतु मूल बात है कि हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है, चिंता नहीं, और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कहीं आपको एक रत्ती भर भी कहीं आपको खबर मिल जाए, बताना हमारे को। हमारे यहाँ सीटें भी ढंग से बटेंगी, सब लड़ाई भी बराबर अच्छी होगी, हमारे यहाँ कैंडिडेट भी डिक्लेयर होने शुरू हो गए हैं। ये इनके यहाँ से डिक्लेयर करें, और इनके यहाँ तो अखिलेश यादव ने जाकर दोस्त ठोका है। अच्छी बात है गुप्ता जी, देखो नहीं रीमा का शो है, रीमा जी मैंने ये 1-to-1 भी तो कर सकते हैं। रूल है, कोई किसी के बीच में नहीं बोलता, ये शो का रूल है, कोई किसी के बीच में नहीं बोलता, टोका नहीं, आपने सब अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। आपने बोला, मैंने एक बार नहीं टोका आपको, अगर कोई आपको लग रहा तो आप बात होगी आपकी। जी। तो अब वो इनके आपस में जो झगड़े हैं, सबको दिखते हैं झगड़े कैसे हैं और क्यों हैं झगड़े। ऐसा सबके सब इस चक्कर में लगे हैं कि इनका मुख्यमंत्री घोषित हो, अधिकार भी है इनको, उद्धव ठाकरे को घोषित करना ही चाहिए। उधर से शरद पवार जी कह रहे हैं कि मुझे जयंत पाटिल को घोषित करना चाहिए, उधर से कांग्रेस कह रही है कि हमारे यहाँ से नाना पटोले हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। अब क्योंकि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि मुझे ही अधिकार है वापस से मुख्यमंत्री घोषित करें, और मेरे लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव जीता जाएगा। तो ये आपस में ये भी इनको तय करना है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको लेकर ये जाएंगे। ये भी इनके आपस के झगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु जो मूल बात है वो ये है कि तीन विपरीत विचारधारा के लोग, वैसे दो विचारधारा हैं, एक कांग्रेस और एनसीपी की तो विचारधारा एक जैसी ऑलमोस्ट, पर उद्धव गुट के और जो एनसीपी और कांग्रेस, दो विपरीत विचारधारा के लोग आपस में इकट्ठे हुए हैं, और वह किस प्रकार इकट्ठे चलेंगे अब ये देखने की बात है। ठीक है, लेकिन तारिक खान जी जुड़ गए हैं और सैयद जवाद भी आ चुके हैं, मैं उनका वो अभी परिचय कराती हूँ। लेकिन विजय कृष्णा जी, मुद्दा है क्या? आपके बीच सब कुछ ठीक ठाक है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो सीट का बंटवारा के विषय पर कोई समस्या नहीं है। परफॉर्मेंस के अनुसार जो एमएलए जो काम अच्छा किया है उनको सीट फिर मिलेगा, जो अच्छा काम नहीं किया है उसको नहीं मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने क्या एक न्यूज़ सुना है अखबार में कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है महायुति का जो गठबंधन है, इसमें बहुत लोग नाराज है? नहीं है, आप न्यूज़ ही देख रहा है, कुछ तो कुछ डिफरेंसेस होता है। ये एमएलए सीट बीजेपी को क्यों दिया है, शिवसेना विधायक प्रत्याशी जो है उसको दिया तो अच्छा होता है, ऐसा समस्या है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको एक अच्छी कथा सुनाना चाहता हूँ। आपको जब बचपन में याद होगा अंग्रेजी फिल्मों में जो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट मूवीज में आपने क्या देखा है, बहुत सारे चोर, एक से बड़ा चोर मिलकर एक निधि को चोर करने के लिए तय करते हैं। सभी ये कहते हैं हम सब एकजुट होकर वो
वो ट्रेजर को हम जैसा मैग्नस गोल्ड में हम देखा है। आपकी हम आवाज ये- बहुत कम है विजय कृष्णा जी, थोड़ा सा आप अपना वो स्पीकर देखिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। एक अब मेरा आवाज अच्छी तरह से आ रहा है। एक थोड़ा निधि fold को back बढ़ाइए। चोरी करने के लिए कोशिश करने के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश चुनाव में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कांग्रेस चालू है, हम सावधान रहना चाहिए। चालू का विषय क्या है? और चिरकुट का प्रयोग का शब्द का प्रयोग ये मुलायम सिंह यादव जी का बेटा ने किया है। और जब कांग्रेस की राहुल गांधी ने शुरू किया ये भारत तोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से जॉर्ज फर्नांडिस एक इवेंजलिस्ट टेररिस्ट के साथ जोड़कर भारत को तोड़ने की शुरू किया है। जब उत्तर प्रदेश में ये भारत तोड़ो यात्रा पहुंची है, क्या कहा अखिलेश यादव जी ने? बहुत ज्ञापक है मुझे। वो कहा है मुझे निमंत्रण ही नहीं मिला है, मैं कैसा जुड़ सकता हूं? आज हरियाणा में किस पार्टी को एमएलए सीट में एक सीट लेकर अगर आप लीजिए, आप पार्टी को नहीं मिला है। ये आके जो ये महाविकृत आघाड़ी या ये इंडी अलायंस है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक अलायंस है। ये कांग्रेस का विचारधारा है कि हमारा पार्टी में सभी लोग चमचा ही है। अब हम धीरे धीरे ये समाजवादी पार्टी और ये नकली शिवसेना, संजय गुप्ता का नकली शिवसेना है, ये सभी लोगों को चमचा करके आप सभी लोग आके हमारा स्ट्रेचर बन जाइए, हमको लोकसभा चुनाव में हमको मदद दीजिए। लेकिन जब हरियाणा चुनाव आता है एक भी सीट नहीं देंगे। महाराष्ट्र चुनाव आता है, नाना पटोले जी क्या किया है? अपने आप में 100 सीट का ऐलान किया, 90 सीट कांग्रेस लड़ेगा। महाविकृत आघाड़ी का मूल सूत्र है कि शरद पवार जी है। शरद पवार जी के बिना ये कांग्रेस नाना पटोले है, ये पप्पूइज्म को बहुत पॉपुलर करते हुए हमारा बड़ा पार्टी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो वही करेंगे। जाति के नाम से इस देश को तोड़ने के सिवा। अरे सर जाति पर आते हैं, रुकिए ना, जाति पर आते हैं, एक मिनट आते हैं, जाति पर आते हैं। तारिक खान जी जुड़ गए, लेकिन संजय गुप्ता इसका जवाब दीजिए जो इतने आरोप लगाए उन्होंने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत से आरोप लगा दिए, कुछ आरोप भ्रष्टाचार के लगा दिए, कुछ जो है सीट शेयरिंग के लगा दिए, कुछ विचारधारा पे लगा दिए। हम अपनी विचारधारा पे थे, हम अपनी विचारधारा पे हैं। और क्या बीजेपी ने ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों से के साथ अलायंस नहीं किया जो हिंदुत्व विरोधी हैं या जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते? तो ऐसा तो बीजेपी ने भी किया है, लेकिन ये जब ये करते हैं तो इनका हिंदुत्व कहीं नहीं जाता। पीडीपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, और ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके मैं नाम गिनवा सकता हूं जो हिंदुत्व विरोधी हैं, मगर उनके साथ पॉलिटिकल गठबंधन करने के बाद इनका हिंदुत्व कहीं नहीं जाता। लेकिन अगर हमने गठबंधन किया तो इनका गठबंधन कहीं जाता है। क्या एनसीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व विरोधी नहीं है, उनके साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया? एक दो को छोड़कर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। और शिवसेना ने तो हमेशा सही को सही कहा है और गलत को गलत कहा है। बाला साहब ने भी कांग्रेस के साथ बहुत बार गठबंधन किया, बहुत बार उनकी बात को सपोर्ट किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को सपोर्ट किया, प्रतिभा पाटिल जी को सपोर्ट किया इनके साथ गठबंधन में रहते हुए भी, प्रणब मुखर्जी साहब को सपोर्ट किया राष्ट्रपति बनने के लिए इनके साथ गठबंधन में रहते हुए भी, और बसंत नायक जी की सरकार बनवाई महाराष्ट्र के अंदर। ऐसा नहीं है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे को समर्थन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का विलय उसके अंदर कर लिया। हमने कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी का विलय उसमें नहीं किया। हमारे आज भी बीजेपी के लोग दुश्मन नहीं है, एक विचार किसी बात पर मतभेद है लेकिन दुश्मनी नहीं है। तो मैंने भी तो आज टॉपिक यही दिया है ना, मनभेद या मतभेद। लेकिन रुकिए, अब सैयद जवाद भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन तारिक जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अब ये मनभेद और मतभेद, एक बात अभी संजय गुप्ता जी ने कही और विजय कृष्णा जी ने कही, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव उसी लाइन पर चल रहे हैं कि मीडिया में सब कुछ कहला दो, पहले तो एकदम एग्रेशन दिखाओ, फिर कहो पीडीए में सब कुछ ठीक है, पीडीए को तोड़ना चाहते हैं। अब तोड़ कौन रहा है? सीटें आप नहीं दे रहे कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत आप कर रहे हो। एक तरीके से चलिए बेइज्जत करना नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश में किया वही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अब दिखा रहे हैं। तो वो मैं नहीं कहूंगी कौन किसको बेइज्जत कर रहा है, लेकिन पीडीए कहाँ ठीक है भाई? पीडीए आत्मा है उत्तर प्रदेश की और इंडिया गठबंधन, तो पीडीए गठबंधन नहीं, पीडीए आत्मा है। और इंडिया गठबंधन कहीं कोई घोषणा नहीं हुई है कि यूपी में कोई टूट गया है या क्या है। जितनी सीटें हैं हम उस पर लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा ना मैम, जब गठबंधन होता है तो सीटों को लेकर
भाई विवाद तो रहता ही है। अब बीजेपी वाले न मानेंगे, बीजेपी वाले इतने सीधे हैं कि अगर इनको वहां जो इनका महा अघाड़े गठबंधन है 2 सीट देता तब भी ये तैयार हो जाते लड़ने, इतने शरीफ हैं कोलेशन को लेकर। खैर हम अपनी बात करते हैं, इनकी बात तो इनके नेता जवाब देंगे। देखिए मैम, सीटों को बंटवारों को लेकर हमेशा एक तरीके का विरोधाभास रहेगा पार्टी, क्योंकि ये विभिन्न तरीके की विचारधाराएं हैं, साथ में आई हैं, और विभिन्न तरीके की विचारधाराएं भी हैं और सबकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं पार्टियों में। अच्छा, बीजेपी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, ना उनको अपना प्रधानमंत्री चाहिए ना उनको मुख्यमंत्री चाहिए। अगर भाजपा में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत जाए महाराष्ट्र चुनाव में, तब भी वो कहेगी कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जो शिवसेना का शिंदे गुट है उससे कहेगी, अगर ये 288 में 230 जीत जाते हैं माने बीजेपी, और जो शिंदे गुट है वो 2 ही सीट जीतता है, तब भी बीजेपी कहेगी भाई शिंदे जी आप चीफ मिनिस्टर बने। इतनी अच्छी पार्टी है बीजेपी, यही उम्मीद भी है हमको। हम यूपी की बात कर रहे हैं, हमने सीट की डिमांड्स की हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दोनों स्टेटों में जो बाई इलेक्शन है यहाँ और महाराष्ट्र, सीटों की बात तय हो जाएगी, मिलके चुनाव लड़ेंगे, जनता मालिक है, जिताएगी हराएगी देखा जाएगा। भविष्यवाणी बीजेपी करती है पहले से, हम 400 600 700 800 सीटें जीतेंगे, कभी कभी 900 सीटें 400 से नहीं बता इतने जीत जाएंगे, जैसे यूपी में 80 में 90 सीट जीत रहे थे लोग। वैसे ही हम ये कहते हैं जनता जनार्दन है, मालिक है, वो जो निर्णय देगी उसको सराखों पे रखा जाएगा, हराएगी तो भी ठीक, जिताएगी। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं वो तो बताया नहीं अभी तक आपने। क्या कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को? मैम देखिए, कांग्रेस से बात चल रही है, कांग्रेस तो हर चीज कब तक चलेगी बात? वही तो सवाल है, मेरा सवाल ही यही था, मैंने सबसे यही सवाल पूछा है, वही आपसे पूछ रही हूं। कल तक मामला यूपी में, आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मुझे बुला लीजिएगा, यूपी में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना इंडिया अलायंस पे कोई खतरा है, ये इसकी गारंटी दे रहा हूं इस बात की। सैयद जवाद, एक जिम्मेदारी से कह नहीं है झगड़ा तो सैयद जवाद से पूछ लेते हैं। सैयद जवाद, नहीं विवाद है लेकिन सुलझा लिया जाए। 2 सीटों पर मानने को कांग्रेस तैयार है यूपी में? देखिए अभी तो फैसला नहीं हुआ है पूरा, और मुझे लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है वहाँ पर थोड़ी कहासुनी भी होती है और अपना अपना वक्तव्य रखने का लोगों को अधिकार भी होता है। तो मुझे लगता है चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो गया और ख़ास तौर पे इंडिया गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए जिस तरीके से उपचुनाव है, मुझे लगता है इंडिया अलायंस जो है वो बेइंतहा मजबूत जोड़ है और वो सीटों पर लड़ने को तैयार है। सिर्फ मैंने ये पूछा, अभी जो है चर्चा चल रही है, विमर्श हो रहा है, और जहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ेगी। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, अब तो 2 ही सीटें बची हैं, तो बात कब तक चलती रहेगी? मुझे लगता है देखिए पॉलिटिक्स के अंदर और कोई भी चीजें जो होती हैं, कोई भी डिसीजन अंतिम नहीं होता है, और अभी यही चुनौतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बहुत बड़ी होंगी, चाहे अभी उसके बाद जो है अभी महाराष्ट्र के अंदर भी देखिएगा और उसके बाद बिहार के अंदर भी देखिएगा। सर पहले अपने घर के बारे में हम बात करते हैं। हमारा घर दुरुस्त हो तो हम बाहर वालों को, पड़ोसियों को देखें। हमारा इंडिया का घर दुरुस्त हो गया, बहुत दुरुस्त है, 2 सीटों पर तैयार है, मतलब कांग्रेस पार्टी। अच्छे से दिवाली भी मनाई जाएगी और जीत के बाद जो है मिठाई भी खिलाई जाएगी और बहुत अच्छे से आतिशबाजी भी होगी। ये भी देखिए, जीत वही तो मैं पूछ रही हूँ, इंडिया गठबंधन की, मतलब समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी 7 सीटें। भाई वहां पर समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, और गठबंधन के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए वर्सेस इंडिया की बात करिए ना। अगर ये आप कह रही हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में खाली भाजपा लड़ रही है, तो जयंत चौधरी साहब फिर हो सकता देखें रुख, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इसके इधर, कभी उसके इधर, कभी किसके इधर, ये तो देखने वाली बात होगी। आरपी सिंह जी जवाब देंगे। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी आ रहे हैं, अब महाराष्ट्र भी आते हैं, अभी यूपी खत्म कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, आपके बीच भी कुछ चल रहा है? हम वहाँ पर अपने दमखम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और परंतु जो आपने बात की और जिस बात से काट गए, जिस बात को टाल गए, वो है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। इन्होंने 5 मांगे थे, उन्होंने अपने 7 डिक्लेयर कर दिए हैं। अब उसमें कोई बचा नहीं कुछ भी मामला। इनकी मजबूरी है, 2 पर लड़ना चाहे लड़े, तो नहीं लड़े, कोई जरूरत ही नहीं है। हरियाणा के अंदर गए थे अखिलेश यादव जी कहने के लिए हमको सीटें दे दो, इन्होंने नकार दिया। मध्य प्रदेश में गए थे अखिलेश यादव जी के पास सीटें मांगने दी, अखिलेश जी सीट मांगने गए थे, सीट वहाँ पर नकार दिया गया मध्य प्रदेश में भी इनको। लेकिन उसके बाद भी गठबंधन हुआ ना। वो बात अब पास्ट हो गई है। अरे पास, अरे चलो आज की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आज का भी गठबंधन किस प्रकार का कि 5 मांगी थी, 7 खुद लड़ रहे हैं, 7 पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं और 2 छोड़िए। अगर आपने लड़ना तो लड़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
तो वो तो ओपनली कह चुके हैं कि शायद मेरे ख्याल एक गाजियाबाद की सीट है और एक और सीट है, 2 सीटें छोड़िए इनके लिए कि आप लड़ना चाहते हैं लड़िए, नहीं तो आप जाइए जैसे जो आपको मना करें। असल में क्या है कि सबको जानकारी है, एक मिनट साहब निवेदन, सबको जानकारी है कि जहाँ जहाँ पर जो पार्टी इनसे तगड़ी है, जो क्षेत्रीय दल तगड़ा है, वो कांग्रेस को इसी तरह ट्रीट करता है। अभी हाल में जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि आप एक मंत्री बन जाइए, एक मंत्री आपका ले लेंगे। इन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपना मंत्रिपरिषद घोषित कर दिया, अपनी सरकार घोषित कर दी। अभी बाहर दरवाजे पे बैठे रहे, उनके दरवाजे पे टकटकी लगा करके कब वो हमारी तरफ नज़र करेंगे, कब हमको 2 मंत्री देंगे। इसी प्रकार यही हाल यूपी के अंदर है, ये टकटकी लगा कर बैठे रहे कि कब वो 2 से आगे सीटें बढ़कर 5 देंगे या 6 देंगे या 4 करेंगे। अब वो फैसला हो चुका है। तो कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि यहाँ पर होता है वह एक किस्म का अच्छा शब्द नहीं है कि एक भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं कि अगर कहीं थोड़ी सी भीख मिल जाए। तो फिर आप बिहार में क्या कर रहे थे? बिहार के अंदर तो माननीय गृह मंत्री जी कहकर कहे, नीतीश बाबू आपके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर कौन सा हुआ ऐसा जादू? अच्छा देखिए, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि सवाल उन्होंने तारिक खान जी पर सवाल किया, समाजवादी पार्टी पर सवाल किया, लेकिन जवाब देने के लिए सैयद जवाद है। ये अच्छी यूनिटी लगती है, लेकिन तारिक खान को जवाब देने दीजिए उन, क्योंकि अटैक उन पर किया गया ना। ये आपका डिबेट का शो है, रामलीला का कोई मंच नहीं, रामलीला वगैरह नहीं, वो जवाब दे देते। एक मिनट, नहीं रुकिए, तारिक खान जी को जवाब देने देते हैं, सवाल उनसे किया गया। मैं देखिए, ऐसा है ना कि गठबंधन कहीं पे हो तो कोई भीख का कटोरा लिए खड़ा है, तो ऐसे ही तो बीजेपी गठबंधन कर रही है। 77 से तो कितनी बार भीख का कटोरा कहाँ कहाँ लेके खड़े हुए, ये कहना भी बड़ा अजीब लगेगा। बड़े वरिष्ठ नेता आ जाएंगे उसमें, अटल जी से मोदी तक। खैर छोड़िए, इस बात को छोड़ देते हैं, गैर मुनासिब बात है ये। सबसे अहम बात एक समझिए, देखिए मैम, विवाद सब जगह है लेकिन उजागर हमारे किए जाते। संजय निषाद दिल्ली में पड़े हुए हैं 4-5 दिन से, 2 सीट मांग, उनसे अमित शाह साहब मिले तक नहीं, आपको पता है? अरे मैम, उसको 2 की जगह 1 ही सीट दे दीजिए, संजय निषाद जो यूपी में मंत्री हैं। हमारे यहाँ तय नहीं हुआ तो इनके यहाँ क्या तय हो गया? तो मैंने उनसे भी तो वही सवाल पूछा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। नहीं, हमसे पूछिए, इनसे भी पूछिए, हम अपना जवाब दे रहे हैं। हम इस बात को कह रहे हैं, अरे दे तो रहे मैम, कोई भी बात नहीं है, तय हो जाएगा। महाराष्ट्र में तय हो गया, आपने 12 सीटें मांगी, महाराष्ट्र में हो पाया कुछ? आपने कहा संजय निषाद दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, अमित शाह उनसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी मिलकर के अखिलेश यादव से सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश का मामला और महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग? हो पाया अभी तक? हमारे यहाँ फोन पे तय हो जाता है। अच्छा, फोन पर? आपके यहाँ फोन पर तय हो जाता है और बीजेपी में मिलना पड़ता है, ये कैसी परंपरा है? नहीं, बीजेपी में दरअसल निषाद जो है वो ओबीसी से है ना, इसलिए ये लोग जो छोटी जाति के होते हैं उनसे नहीं मिलते। ये नया एंगल निषाद से नहीं। ओके, हाँ, एंगल हम लोग का काम ही एंगल लेके आना है। ओके, हाँ, हम लोगों का काम ही है नए एंगल लेके आना। संजय निषाद को ये कुछ नहीं देंगे, संजय निषाद क्योंकि पीडीए इनके बोरे में, सुनिए, इनके बोरे में पीडीए के लिए कुछ बता रहे हैं कि वो दिल्ली में है। पीडीए के लिए, एक सेकंड, अब इसमें बीच वाला नहीं है। पीडीए के लिए बता कर रहे हैं आपको दिल्ली में, ये चेक करिए, मैंने भी चेक कर लिया। संजय निषाद कहाँ पे, चेक करिए पहले। तारिक खान जी वो कह रहे हैं उन्होंने चेक कर लिया, संजय निषाद दिल्ली में नहीं है। अब आपने चेक किया क्या? कहा ये देखिए, पूरी खबर है संजय निषाद दिल्ली में। अरे खबर छोड़िए, खबर पे मत जाइए, खबर तो आप जितनी बड़ी खबर पुरानी लिखा लीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ जरा चेक करिए संजय निषाद जी कहाँ पर हैं, फिर बोलिएगा। बिना बात के चंडू खाने की खबरों पे जाते हैं, और कोई तथ्यों पर बात करिए ना। ये बताइए कितनी सीटें भीख के कटोरे में डालेंगे? देखिए मैम, देखिए, और कितनी सीटें आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में आपके बीके कटोरे में? मैम, संजय निषाद एक करके सरदार, एक करके आप वरिष्ठ हैं। मैं कह रहा हूँ मैम, संजय निषाद कहाँ है हम न बता पाएंगे, क्योंकि सीबीआई इनकी नौकर है, ये बता सकते हैं संजय निषाद कहाँ है। हमारी तो सुनेगी नहीं सीबीआई तो कांग्रेस की नौकर, सीबीआई तो कांग्रेस की नौकर होती थी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। सीबीआई नहीं, आईबी पता लगाती है, सीबीआई नहीं। करेक्ट कीजिए अपने आप को। अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ नीलिमा जी, सीबीआई में फर्क होता है। नहीं, इनको सीबीआई क्यों याद आती है? एक मिनट भाई साहब, आपको सीबीआई क्यों याद आती है? कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि सीबीआई हमारी बाजू मोड़ती है, इसलिए हमको समर्थन देना पड़ता है। ये याद करिएगा आप। अच्छा चलिए, बीच में नहीं बोलेंगे, संजय निषाद कहाँ है? बोलिए। मैम देखिए, खूब आपने अलाउ किया आरपी सिंह साहब को। अरे भाई बोलिए, अब चुपके से फेवर कर देती हैं आप मैम। खैर, शुक्रिया आपका। मैं ये कह रहा हूं मैम, संजय निषाद डिमांड कर रहे हैं सीटों की। विवाद हमारे यहाँ भी, इनके यहाँ भी।
उजागर किया जाता है। हम 1-2 दिन में सुलझा लेंगे। महाराष्ट्र का भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है। चुनाव लड़ेंगे, ये लोग जीत चुके हैं पहले से ही कुछ बेईमानी चोरी करके, जैसे हमेशा करते हैं। हम जा रहे हैं जनता के पास मुद्दों को लेकर, देखते हैं जनता क्या कहे। चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, आरपी सिंह जी अब रुकिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी, इन्होंने एक बड़ी अजीब सी टिप्पणी की, इन्होंने कहा चुनाव जीत चुके हैं। ये अभी से सैनी बिल्ली खम्मा नोचने वाली स्थिति क्यों है भैया आपकी? हरियाणा में भी ऐसे ही करते थे कि हम चुनाव जीत चुके, आप कहते आप चुनाव जीत चुके हैं। आप गए थे वहां पर, वहां पे आप भीख का कटोरा लेकर गए थे, आपके कटोरे में कुछ डाला नहीं। जैसे में आपस में एक्सचेंज चलता रहता है। मतलब ये अगर गठबंधन करने जाए किसी से कुछ सीट शेयरिंग करे तो वो क्या भीख की थाली हो जाती है? वो क्या भीख की थाली होती है? आप भीख का कटोरा क्या होता है? 90 में से 2 सब सही नहीं, मना कर दिया गया आपको, भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है। आरपी सिंह जी, मैं आपको भी कहूंगी, ये मतलब भीख का कटोरा वगैरह क्या है? मतलब सब लोग मिलकर के ही काम करते हैं ना। ये सब जैसे आपके बीच में गठबंधन चल रहा है, महाराष्ट्र में महायुति, उनके बीच महागाड़ी है, तो उसमें भीख का कटोरा क्या है? मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश गए थे जब, तो क्या कहा गया था वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा? ये कौन अखिलेश कौन है? ये कहा गया ना। अरे सुन लो ना, क्या कहा था? अरे सुन लीजिए, अरे कुल कहकर 2 सीटें मांग रहे थे। इसी प्रकार ये अभी हरियाणा गए थे, कुल मिलाकर 2 सीटें मांग रहे थे। महाराष्ट्र में हमसे सीटें मांगी गई थी, इसको क्या कहेंगे? और अभी तो चलिए, अभी 3 दिन बाद आपकी डिबेट में आ जाऊंगा। 3 दिन बाद आपकी डिबेट में आ जाऊंगा, देख लेंगे कितनी सीटें इनको मिलती है, अखिलेश यादव जी को या सपा को मिलती है महाराष्ट्र के अंदर। जवाब ले लीजिए मुझसे। हाँ, मुझे ब्रेक लेना है। जवाब दीजिए। जवाब जी के पास जाऊंगी और उसके बाद जवाब जी जल्दी बोल दिया। नहीं, देखिए क्या है, कौन भीख मांग रहा है ये? देखिए, अब मैं अगर कहूंगा तो तकलीफ होगी। बहुत जल्द ऐसी भी बातें सुनने में आई थी कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो भीख को गलत नहीं समझना, समझ आई। मैं वही कह रहा हूँ, भीख को अगर ये भिखारी को किसी और नजर से देखना चाहते हैं, उनका चश्मा हो सकता है। लेकिन गठबंधन की राजनीति के अंदर आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार कहा था कि अब की बार एनडीए सरकार, तो जो आपके घटक दल हैं आप उनका भी अपमान कर रहे हैं और इस पॉलिटिकल राजनीति का भी अपमान कर रहे हैं। देश के अंदर गठबंधन की राजनीति चलती है और आप गठबंधन की राजनीति को गलिया रहे बैठे हुए। गजब बात है। गठबंधन की राजनीति नहीं है, केंद्र में भी और बिल्कुल है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका राजनीतिक तौर पर सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार के अंदर है, वो अहंकार के अंदर है, उनको मुबारक हो। लेकिन गठबंधन की राजनीति ही इस देश की सच्चाई है। इनका भी गठबंधन है, हमारा भी गठबंधन है, लेकिन गठबंधन की राजनीति को सरेआम शर्मसार करना वो भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी है कि उनके दर पर कटोरा लेकर जाओगे। मैंने अभी पूछा, बिहार में आप किसके दर पर कटोरा लेकर के पहुंचे हुए हैं? आप बता दीजिए। नीतीश बाबू के साथ है नहीं, और उसके बाद टीडीपी के साथ आप खुद जो है लोटों की सरकार पे हैं। 2 में से 1 लोटा लुढ़का तो सरकार लुढ़कू हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा आपका। सबसे पहले बात कर रहे हैं टीडीपी के साथ आपका अलायंस कैसा है? चंद्रबाबू नायडू के साथ जब सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनी थी तब हम भी गठबंधन में थे। कितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी ऐसी जिन्होंने आपस में गठबंधन किया? तो क्या आप इसको भीख का कटोरा कहेंगे? केटल जी भीख का कटोरा लेके गए थे। आपके शब्द बिल्कुल गलत हैं, आपको शब्द वापस लेना चाहिए। गठबंधन की राजनीति को आप भीख का कटोरा के शब्द से संबोधित करें, फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे ख्याल से। वो एक फ्रेज है। राजनीतिक अपमान है, देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। तो लीजिए ना, आपने बोल दिया गुप्ता जी। मैंने कहा ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे पे खड़े रहे, उनका एक मिनिस्टर बनना बनाइए, नहीं तो जाइए। ऐसे तो बीजेपी भी ना किन किन के दरवाजों पे खड़ी हुई है। संजय जी आपको ठोकर, मैं तो आदमी ना, मैं रामलीला का मंचन नहीं, रामलीला का मंचन नहीं है, डिबेट है, 1 to 1 भी करते हैं। एक बात आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी। पॉइंट पर आइए आरपी सिंह जी। तो इसी प्रकार खड़े रहे, इसी प्रकार ये गए थे वहां पर, तो वहां पर मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबको जानकारी है। इसी प्रकार यूपी के अंदर कांग्रेस खड़ी है इसी प्रकार से। असल में क्या है कि जब आपस में प्यार और मोहब्बत होती है तो इस प्रकार की बात नहीं, दुत्कारा नहीं जाता। मेरा आपने कहा में आना जाना लगा रहता है, कोई किसी के यहाँ जाता है, कोई किसी के यहाँ जाता है। राजनीति में आना जाना लगा रहता है, कोई किसी के यहाँ जाता है, कोई किसी के यहाँ आता है। 1 मिनट आ रही हो आपके पास, लेकिन तारिक खान जी, कहीं नहीं भैया, आप क्या गुस्सा कर रहे हैं? आप क्या गुस्सा कर रहे हैं भाई? बीच बीच में कमेंट्री नहीं। गठबंधन धर्म इसी को कहते हैं ना तारिक खान जी, जिसकी बात आपको बुरा तो लग गया जो बात बोली गई, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन इसी तरह होता है ना कि तालमेल बनाया जाए। ये नहीं कि हम अपने उम्मीदवारों का पहले चयन कर ले, डिक्लेयर कर दें, उसके पास जो बचा खुचा हो अगर आप लेना चाहो तो लो, वरना जय श्री राम। अगर ये तालमेल में परफेक्ट है बीजेपी, तो क्या इनका जब से इन्होंने अलायंस बनाया एनडीए, तब से कोई भी इनको छोड़ के नहीं गया? तो कांग्रेस छोड़कर जा रही है, मतलब कहने का ये है? ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं खटपट होती है। जब अलायंस होता है तो खटपट होती है, कई बार अलायंस टूटे भी हैं, मगर एनडीए का तो आज तक कोई अलायंस ही नहीं टूटा। जब 99 में इन्होंने पहली बार टूट की बात आ क्यों रही है? लेकिन टूट हो रही है क्या?
नहीं, कोई टूट नहीं हो रही है। ये बात कहां से आई? मैं कह रहा हूं गठबंधन होते भी रहते हैं, गठबंधन में आपसी मनमुटाव भी होता है और गठबंधन टूटते भी रहते हैं। इस पे सिर्फ ये कहना कि सिर्फ हमारे यहां ये है, हम लोग भीख का कटोरा लिए खड़े हैं और ये महाराज थे हमेशा, ये कैसी बातें हैं? कैसी बातें? अभी कह रहे हैं धुतकारा जा रहे हैं, तो क्या बात है? जहां पहले शिवसेना लीड रोल में थी महाराष्ट्र में कई सालों तक, इन्होंने अपना वोट शेयर जो था और अपनी पार्टी को 152% एक्सपैंड किया और शिवसेना वहां 72% खत्म हो गई, कम हो गई। तो ये क्या भीख का कटोरा लिए बाला साहब के सामने खड़े रहते थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा लगेगा ये कहते हुए कि एक मरहूम प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं अच्छा लगता? मैं नहीं अच्छा, इज्जत करनी चाहिए बड़े नेताओं की, वो चाहे बाला साहब हो चाहे अटल हो। कह रहे हैं आरपी सिंह ने ऐसा नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी का तो नाम भी नहीं लिया अभी तक किसी ने भी, यहाँ पर आप ही ले रहे हो, फिर उनकी इंसल्ट कौन कर रहा है? मैंने तो मुलायम सिंह जी का नाम नहीं लिया। कि जब आप कहोगे कि भीख का कटोरा लेके खड़े थे तो हम भी कहेंगे कि अच्छा चलिए ना, अरे छोड़िए ना, लाल कृष्ण आडवाणी, अच्छा इसका उत्तर दे देते हैं। बाला साहब के सामने भीख का कटोरा लिए खड़े रहते थे, हम ये कहेंगे। ठीक है, मैं जरा ओके एक मिनट रुकिए आरपी सिंह जी। विजय कृष्णा जी, बिग ब्रदर की भूमिका में कौन है? अब सवाल यही है, क्योंकि जो बात तारिक खान उठा रहे हैं वही बात महाराष्ट्र में शुरू होती है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मातोश्री पहले बीजेपी के नेता आया करते थे और वहीं पर आकर सीट शेयरिंग फॉर्मूला होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आला कमान दिल्ली में बैठे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए भी, आपके पीछे क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगी हुई है इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा, अब बिग ब्रदर कौन है? विपक्ष अगर ये सवाल पूछ रहा है महाराष्ट्र में तो आप जवाब दे दीजिए। हमारा महायुति सरकार जो 2.5 साल चला है, गुजरा है, वो बहुत अच्छा था, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और हमारा हिंदू धर्म में क्या ये ऐसा होता है कि बिग बॉस नहीं है, ये आके राम लक्ष्मण जैसा एक रिलेशन है। महाराष्ट्र को कैसा डेवलपमेंट करना है, महाराष्ट्र में कैसा धर्म नहीं, राम लखन के अलावा अजीत पवार भी है, उनको क्या कह रहे हैं आप? राम लखन तो समझ में आ गया, अजीत पवार भी तो है साथ में, 3 लोग हैं। और एक भरत आ गया है, हम उसको भी सम्मान करेंगे। हम ये कह रहे हैं, अगर महाराष्ट्र को जो हमारा छत्रपति शिवाजी का भूमि है, जहां एक अरब मुसलमान या पसमंदा मुसलमान का फर्क नहीं आता है, सभी एकजुट होना है, तो जो I.N.D.I. जो अलायंस होता है ना, मैंने कहा है जैसा वो वाइल्ड वेस्ट मूवीज में एक से बढ़कर चोर निधि को चोरी करने के लिए जाता है, और फाइनल में क्या होता है, जब ये निधि को देखते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं। वही हरियाणा में हुआ है, हर दिन आप पार्टी भीख मांग रहे, हमको 2 सीट दो, फिर वही शब्द आ गया। हाँ, लेकिन इनको आपत्ति, आपने भी वही शब्द बोल दिया। आप पसमंदा मुसलमान है, वो सुलेमान पार्टी का प्रवक्ता है ना, हमारा हिंदुओं के जाति के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो पसमंदा मुसलमान है, आप सब पसमंदा मुसलमान है। कैसा ये अशरफ मुसलमान राहुल खान आपसे बात कर सकता है? बोलिए। संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। मैं इनकी क्या बात कहूँ, क्योंकि जिस तरह की बात और आरोप ये लगा रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है मेरी तो, कि किस तरह के आरोप ये लगाते हैं, किस तरह की बात करते हैं। मैं तो अपनी बात यही कहूँगा कि अभी गठबंधन की राजनीति में सीट शेयरिंग का असली शिवसेना नहीं है, असली और नकली का हिसाब किताब छोड़ दीजिए। आप कौन असली है कौन नकली है, इस चक्कर में पड़ेंगे ना तो आप कहीं पे नहीं रह पाएंगे कि असली कौन है नकली कौन है। पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, प्रकाश अंबेडकर कौन है, औरंगजेब कल तक आप हमारे साथ बैठते थे, आज आप कह रहे हैं असली कौन है नकली कौन है। इस मुद्दे को छोड़ दीजिए आप कि कौन असली है कौन नकली है। और असली और नकली का फैसला तो महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। अभी लोकसभा के चुनाव में क्या इस बात का फैसला नहीं हुआ? लोकसभा में जिस तरह से चुनाव में तो तय होगा कौन है लोकसभा के चुनाव में जो सीट शेयरिंग हमारी थी और जो पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में हम जीते थे 42 और 41 सीटें, अब कितनी आई इनकी गठबंधन में, इनकी और इनके जिसको असली कह रहे हैं उससे आधी हो गई। हमारी तो हमारे गठबंधन की तो ज्यादा है ना, हमारे गठबंधन की ज्यादा है। और अभी विधानसभा में पता चल जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी दादागिरी दिखा रही है क्या? यही तो मेरा सवाल है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उद्धव ठाकरे नहीं वो करिश्मा कर पाए जितना सोचा जा रहा था इमोशनल कार्ड खेलकर लोकसभा के चुनाव में, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आके दिखा रही है क्या आपको? संजय गुप्ता जी देखिए, हमने लोकसभा में भी अपनी सीट शेयरिंग के मामले में सबसे पहले संजय राउत जी ने अपनी सीटें डिक्लेयर की थी, और अब लोग संजय राउत को तो वो नेता ही नहीं मान रहे ना, नाना पटोले जी के मानने ना मानने से क्या होता है? नाना पटोले जी अपनी पार्टी को देखेंगे, हम अपनी पार्टी को देखेंगे, हम अपनी पार्टी के अंदर डिसीजन लेंगे। नाना पटोले जी के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है हमको? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस नहीं मानती, हम मानते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को हम मानते हैं, कांग्रेस नहीं मानती।
वीर सावरकर जी को कांग्रेस नहीं मानती, हम मानते हैं। और हमने कहा राहुल गांधी जी से कि वीर सावरकर जी के विषय में अगर कुछ भी कहा तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। हमने बताया उनको फिर भी कह रहे हैं वो, फिर भी आप गठबंधन से बाहर नहीं हो रहे। देखिए, विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, मुद्दे अलग हो सकते हैं। हम अपने स्टैंड पे रहे हैं, हमने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। ओपनली वीर सावरकर जी का उपहास उड़ाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया वीर सावरकर जी के लिए? आप बताइए, वीर सावरकर जी को जितना हम मानते हैं उतना आप मानते हैं, क्यों नहीं देते आपने भारत रत्न का पुरस्कार? आप मुंह पे टमाटर, आप मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? चलिए ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब मुद्दा क्योंकि वीर सावरकर, भारत रत्न इन सब पर पहुंच चुका है, उस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए 5 की पंचायत। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और क्योंकि मुद्दा वीर सावरकर पर आ गया, सैयद जवाद, क्या अभी भी ये सवाल, क्योंकि जो पूछा गया ना संजय गुप्ता जी की तरफ से RP सिंह से, ये सवाल वैसे तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी के तो सत्ता में आने से पहले कौन था? कांग्रेस पार्टी, UPA। तो भारत रत्न जब आप ही नहीं दे पाए तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? मतलब संजय गुप्ता जी, आपने उनको छोड़ दिया पूरी तरीके से, और ये सवाल भी बीजेपी से पूछा जाएगा कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? वीर सावरकर जी को एक मसला दे देता हूं। वीर सावरकर जी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था, उनके नाम पर डाक टिकट लगाया था, और कभी किसी ने कभी विरोध नहीं किया। ये तो जब से अब राहुल गांधी जी बोलने लगे थे, तब से हमने इस बात को कहना शुरू किया। जिस तरह से बीजेपी ने हमें कटघरे में खड़ा किया, हमने कहा कि भारत रत्न क्यों नहीं देते आप वीर सावरकर जी को, क्योंकि जितना आप मानते हैं उतना हम मानते हैं। और तो ये क्या करेंगे? ये हमें कहता है कि आप गठबंधन में, आप केंद्र में हैं, आपकी केंद्र में सरकार। अब आप ये बताइए संजय गुप्ता जी, तारिक खान जी और सैयद जवाद जी, जो लोग ये शो देख रहे हैं और तमाम अलग अलग अखबारों में खबरें भी पढ़ रहे हैं, जनता के बीच में बाइट्स भी देख रहे हैं, आप लोग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए? कि मीडिया में एक दिन सबको एक दूसरे के खिलाफ बयान दे दो कि हम इसको कुछ नहीं समझते, दूसरे दिन आकर अखिलेश यादव कह दें कि हम सब एकजुट हैं, सब एकजुट हैं, कोई गठबंधन में टूट नहीं है, कोई बिखराव नहीं है, तो भाई आकर मीडिया के सामने क्यों बोलते हैं ये सब बातें आप लोग? रीमा जी, सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता दूं क्या है। मैं अभी 2024 के चुनाव से पहले 4 जिले घूमा महाराष्ट्र के, नागपुर, यवतमाल, नांदेड़, अकोला। उनके अंदर जो ग्राउंड लेवल पे जो मैंने लोगों से वहां पर बात करी, चीजें थी, भयंकर नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और उसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, उनका खुद का कहना था कि जनता को ठगा है, क्योंकि जैसी ही आप आरोप किसी पे लगा रहे थे और उसके बाद आपने पार्टी तोड़ करके खास तौर पे उन लोगों को अपने साथ लिया जिनके ऊपर आप करप्शन का आरोप लगा रहे थे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर 8 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का अधिक कर्जा है, उसको निकालना है और वहां से करप्शन में निकालना है। ये टॉपिक हम जनता के बीच लेकर जाएंगे, जनता इसका फैसला करेगी कि कौन सबसे बड़ी करप्ट सरकार रही, किसने जनता को ठगा, कौन जनता का इस्तेमाल कर रही है। ये आज का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा है कि विपक्षी पार्टियां क्यों जनता को ठग रही हैं, ये कहकर पहले सीटें नहीं हो पा रही हैं, हम अलग हो जाएंगे, धमकी दी जाती है, और फिर कहा जाता है अखिलेश यादव की तरफ से, तारिक खान जी, कि सब गड़बड़ खत्म हो चुकी है, सब एकजुट है। कैसे एकजुट है भाई? कार्यकर्ताओं के बीच कहते हुए हंसी नहीं आएगी आपको? मैम, डिबेट के लिए कुछ मुद्दे भी तो होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मामला है। अब ये कहिए फिर आप मुद्दा बनाया जा रहा है डिबेट के लिए, यही तो मैं कह रही हूँ, आप इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बातों को जब मीडिया उठाता है कि भाई ये आज लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ेंगे, हो सकता है ये रणनीति हो,
हमने बहुत पहले टिकट डिक्लेयर कर दिया, फिर ये लगा कि गठबंधन नहीं होगा, मीडिया कहने लगा कि टूट गया गठबंधन। रणनीति हो सकती, क्योंकि जब ये लोग, पता नहीं किसी की हो सकती है, अखिलेश यादव जब देखिए मैम, अगर बीजेपी चालाकी कर सकती है, तमाम किस्म के पैतरे अपना सकती है, तो हम लोग भी हर किस्म से चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करेंगे। अब इसका यह कि गठबंधन टूट गया या टूट जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह यूपी में भी और वहां भी अलायंस साथ में लड़ेगा, आप देखिएगा। यही बात हो रही थी जब नीतीश साहब छोड़ के गए कि इंडिया अलायंस छिन्न भिन्न हो गया, कोई सवाल ही नहीं उठता कि अब साथ में लड़ गए। हम यूपी में साथ में लड़े और अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब आपके हिसाब से नहीं किया होगा, लेकिन जनता के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस किया हम लोगों ने। तो अब मैम ये देखिएगा वहां क्या होता है। मगर ये सब बातें जो बीच के पड़ाव हैं, मगर जो मंजिल है वो गठबंधन होने की है। और ये जो जीने हैं, जीने पे कुछ रोड़े रख दिए जाते हैं, मौजूद रहते हैं, और कुछ बीजेपी वाले बिछा देते हैं। तो कांग्रेस को 5 सीटें देने में दिक्कत क्या थी, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मैम मैंने तो कांग्रेस कई बार ये भी कह चुकी है कि हम 0 सीट लड़ने को भी तैयार हैं। 0 सीट सही है, जवाब दीजिए। 0 सीट लड़ रहे हैं, मतलब नहीं लड़ रहे? नहीं, 0 सीट लड़ने का सवाल नहीं। देखिए, सवाल ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, और क्यों रोकना है, वो उसके लिए शीर्ष नेतृत्व जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और मुझे लगता है बहुत स्पष्टता के साथ जो है वो रणनीति बना करके, चाहे उत्तर प्रदेश का हो गया, चाहे महाराष्ट्र का हो गया, चाहे झारखंड का हो गया, या आने वाले चुनाव जो हैं वो बहुत मजबूती से लड़े जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बता दूं आपको क्या है। महाराष्ट्र के अंदर चुनौती ये है कि 3 फट थे उनको, जो है 3 जगह से उनको चुनौती मिल रही है। 3 जगह पे उनका जो है पकड़ हो रखी है, चाहे महाविकास आघाड़ी के अंदर शिवसेना जी हो गए, चाहे जो है उद्धव ठाकरे जी का गुट हो गया, शरद पवार जी का हो गया। ये बीजेपी के लिए चुनौती है। ये चुनौती 3 फ्रंट पे जो है वो चुनौती खड़ी है। उस चुनौती से कैसे निकला जाए, वो भूपेंद्र यादव साहब वहां बैठे हुए हैं। कभी चर्चा करेंगे? नहीं, देखिए विदर्भ के एरिया में, सुनिए मैं बता दे रहा हूँ, विदर्भ के एरिया में जहां पे लगभग 60-62 सीटें के आसपास हैं, वहां पर आप अगर परफॉर्मेंस देखेंगे 2019 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छी जो स्थिति में थी वो कांग्रेस थी। लेकिन कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करा जा रहा था वहां पर। लगभग 62-60 सीटें, और फिर इधर चाहे मराठवाड़ा के इलाकों के अंदर देखिए 52 से 50 सीटें। अरे भाई, जो गठबंधन, कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है सर। कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी कहां लड़ रही है अकेले? आरपी सिंह ने तो कहा ही नहीं एक बार भी कि बीजेपी अकेले लड़ रही है। तो आप ही कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ क्या है? सुनिए, इनका क्या है, भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में नहीं देखना है, लेकिन दूसरे की दीवार से कूद के दूसरे घर में देखना है कि क्या होना है। ये ताका झांकी का खेल जो है इनके यहाँ बहुत फेमस है, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए क्या कि ये अपना फटाक सब समाज को दिखाते हैं। सब रोज कहते हैं देखो मेरी ये जेब कट गई, हमारी ये जेब कट गई, वो वाली पार्टी हमारी ये जेब काट के ले गई। हम थोड़ा कहते हैं, ये संजय राउत को समझा ले, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने काटी नहीं होगी ना, इसलिए देखो टोका नहीं, अच्छी बात नहीं है। टोका नहीं, मैंने अच्छा नहीं, अच्छी बात है टोका। ये आप बार बार रावण वाले रोल में आ जाते हो, रामलीला का मंचन में चले जाते हो, अच्छी बात है। तो मेरा निवेदन है कि आप संजय राउत को समझा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, या नाना पटोले साहब को समझा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझे हो तो रोज के रोज किस प्रकार के बयान देते हैं। वो कहते हैं महाराष्ट्र वालों के, अरे यार एक मिनट रुको ना यार, ये ऐसी अच्छी बात नहीं है। वो रोज के रोज जाकर कहते हैं कि ये महाराष्ट्र वालों के बस का नहीं है, हम दिल्ली जाकर फैसला करेंगे। और जो दिल्ली आते हैं तो वहाँ पर क्या लगने रहते गए, वो अमित शाह जी से मिले, वो मोदी जी से मिले, किससे मिल रहे हैं, इस बात के क्या लगने लगते हैं। असल में क्या कि ये सबका सब हमारा उपयोग करना चाहते हैं अपनी राजनीति के चलते हुए। इनको लगता है कि आरपी सिंह जी, आज आपको रामलीला इतनी क्यों याद आ रही है? रामलीला खत्म हुए में काफी दिन हो चुके हैं, आज आप बार-बार एग्जांपल रामलीला रावण का दे रहे हैं। रामलीला तो कब की खत्म हो गई? अरे भैया एक मिनट, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से डिबेट के अंदर इस प्रकार उठा तो क्यों बोलना जी, आराम से डिबेट सुनिए, डिबेट में आराम से भी बात हो सकती है। इतना हल्ला करके क्यों बोलना? भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अच्छा ये हरियाणा में जब हरियाणा में चुनाव था तब भी ये इसी प्रकार भाषण दे रहे थे, मैं सीट पे गया, उस सीट पे गया, वहां गया, उत्तर हरियाणा में गया, दक्षिण उत्तर हरियाणा में गया। अरे तब भी आप ऐसे भाषण दे रहे थे।
मांगते और हैं ऐसे ही हरियाणा आपकी का डिबेट में आकर कहते थे और उनका तो रिजल्ट हुआ क्या हुआ सबने देख लिया। जनता के वोट से जीता गया सैयद जवाद जी, भी काम कर रहे थे जनता के वोट से जीता गया हरियाणा। किसी और तरीके से कोई देश में नहीं जीत सकता। देश में कांग्रेस का तंत्र खराब हो रखा है, उनके नेता का तंत्र खराब हो रखा है, इसलिए चुनाव नहीं जीत रहे। अखिलेश यादव पर कटाक्ष मत 88 चुनाव हार चुके इनके नेता, 88 चुनाव हार चुके इनके नेता। अखिलेश यादव पर कटाक्ष मत करिए सैयद जवाद। आप क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि यूपी में उनकी इतनी सीटें जो आई हैं उसके पीछे कोई तंत्र था क्या? बिल्कुल था, आपको बता दूं बहुत अखिलेश यादव की जीत के पीछे तंत्र था। 50 से ऊपर सीटें आ रही थी और कौन सी जगह पे कैसे कैसे लोग जीते हुए हैं, कितने कितने वोटों से कहां कब लाइट चली गई, किसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो सारी चीजें हैं। कैसे वोट परसेंटेज बताया कुछ और निकला कुछ और। महाराष्ट्र चुनाव का आगाज ये आपने कर दिया है कि अगर जीत हुई तो ईवीएम जीती आपकी बहुत और अगर आप हारते हैं हर बूथ तो फिर तंत्र है ना। अभी से आपने कह दिया है ये। देखिए बहुत सी चीजें होती है कि आदमी अभी से तय कर लिया इन्होंने। नहीं अभी से तय कर लिया इन्होंने कि हमने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है। हमें तो ये पूरी उम्मीद है कि इस बार सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, बहुत जोर से मुकाबला होगा। अभी से ही बता रहे हैं और जहां तैयारी कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता होंगे, एक एक बूथ के ऊपर 10,000 15,000 कार्यकर्ता भी रहेंगे, चर्चा कर रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। डरे हुए नहीं, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि ईवीएम पे ठीक रहा फोड़ रहा, मैं थोड़ा फोड़ रहा हूँ ठीक रहा। तारिक खान जी, यूपी में भी क्या ऐसा ही कुछ आप सोच रहे हैं कि अगर जीतती है आपकी पार्टी या गठबंधन जो कि आप कह रहे हैं तब तो ठीक, हारते हैं तो तंत्र, आप ये मानते हैं कि अभी से ही? जिन जिलों में चुनाव होना है वहां पर जो बीएलओ थे और जो ड्यूटीज हैं इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन से हमने उसकी शिकायत भी की है, वहां से मुसलमान और यादवों को हटा दिया गया खासकर, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर चुनाव आयोग को सबमिट की गई है। ये क्या है? ये क्या, क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? आपकी नीयत क्या है? आपने देखा होगा कि कई डिस्ट्रिक्ट में लोग जिंदा हैं और उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। लोगों ने जाकर डीएम के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया है। तो हम ये बता रहे हैं कि आप क्यों लोकतंत्र की चोरी करना चाहते हैं। मतलब आप भी ये मानते हैं कि अगर आप लोग जीते तब तो आपकी मेहनत और अगर हारे तो तंत्र, आप भी ये कह रहे हैं? ये किसकी मेहनत है जो बीएलओ को बदला जा रहा है, खासकर मुसलमान और यादव की? ये डीएम की मेहनत है जिताने की, चुनाव आयोग की मेहनत है, किसकी मेहनत है? राजनीति में इसको क्या कहेंगे? में किस प्रकार हर चीज में धर्म लाना है, कि हर चीज में मुसलमान लाने, क्योंकि इनको एक ही वोट चाहिए और वोट चाहिए नहीं दूसरा, सिर्फ मुसलमानों को वोट को ध्यान में रखते हुए सब बात करेंगे और कुछ नहीं। इसलिए मुसलमान बीएलओ उठाए जा रहे हैं। ये आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से कोई जानकारी ऐसी नहीं है, कृपा करके ऐसे बयान मत करिए। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। अरे सुनिए ना, सुनिए। तो इसलिए हर बात पे मुसलमान लाना है, हर बात पे यादव लाना है, क्योंकि आपका वोट बैंक के हिसाब से काम करना है। क्योंकि और ये आज से ही, मैं वापस जो कह रहा हूँ, कांग्रेस हो सपा हो, उसके बाद ये आज से ही तैयारी कर रहे हैं, आज से ही तैयारी कर रहे हैं कि हम चुनाव हारेंगे तो किस पे ठीकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ेंगे, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, तंत्र पे ठीकरा फोड़ेंगे, कोई तांत्रिक की बात करेंगे, कोई तांत्रिक ले आएंगे। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन रुकिए एक मिनट। विजय कृष्णा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पर। विजय कृष्णा जी जल्दी बोलिए। मेरा एक सवाल है। आज आप लिख दीजिए, एक महीने के अंदर महाराष्ट्र में धर्म के विषय पर और अभिवृद्धि के विषय पर महायुति सरकार जैसा हरियाणा में एक अच्छी चरित्र हमने लिखा है जीतकर। ये सनातन विरोधी, महाराष्ट्र विरोधी, पाकिस्तानी प्रेमी जो ये इंडिया अलायंस गठबंधन है, जो हम हिंदू को यादव के नाम पर और ठाकुर के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर विभाजन करना चाहती है ये सुलेमान पार्टी। ये सुलेमान पार्टी को मैं कह रहा हूँ, वो गोपाल मिश्रा जो बीच में नहीं, वो बहुत देर से चुपचाप बैठे। बायरूच में अच्छा किया गया है। जो नू में बिट्टू के जो सोदर है वो भी यादव समुदाय के थे हरियाणा में। क्या अखिलेश यादव ने यादव समुदाय के लोग गोरक्षा करते हुए अच्छा किया गया है? क्या बिट्टू के सहोदर है ना, उसके घर में जाके देखा है? नहीं, खट्टर साहब ने गया। तो देखो हरियाणा में क्या हो रहा है। तुम हरियाणा के नहीं है, तुम पाकिस्तान की प्रेम के लिए पैदा हुआ सुलेमान पार्टी है। तारिक खान जी जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन बोलिए इस पर। वो गंभीर आपत्ति है। सुलेमान पार्टी किसको बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। आप ही को बोल रहे हैं वो।
मैम ये इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरा किसी कृष्ण की भगवान पार्टी की का जाति, नाम मत मेरा नाम कृष्ण मत भगवान की, बिगाड़ो। मेरे कृष्ण भगवान की जाति तुमने दूरदर्शन में बोला है। मैम मेरा प्रधानमंत्री बहस नाम नहीं पर करनी इलाज है कर मैम नहीं है, आपके सवाल का। मेरा प्रधानमंत्री नाम पर इलाज कर नहीं है। देखिए मैम आप इनको अलाउ कर देती है। मैं किसी को कुछ अलाउ नहीं कर रही, लेकिन मैं मुंह बंद कर लेता हूँ। बोलो भैया बोलो। आप हमाद के तरह लगते हैं, हिजबुल्ला। तुम हिजबुल्ला हो, हिजबुल्ला हो, फालस्तीन समर्थक हो। मैं इजराइल को समर्थन देता हूं। जहां धर्म है वहां हिंदू करता है, जहां जिहाद है सुलेमान पार्टी करता है। लिख दो, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही है, यह फेडरेशन नहीं है, एक ही देश रहेगा, एक ही देश। तारिक अब जी मैं मुझे जवाब बोलने दीजिए। देंगे? हाँ, बीच में आप कोई नहीं बीच बोलेगा, में। तारिक जी जवाब दीजिए। उनको तो अलाउ करती ना आप बोलने का। मैम देखिए ये समाजवादी पार्टी है, सुलेमान पार्टी नहीं, पहली बात। और यहाँ पर विदेशी ताकतों की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मन हो आप इजराइल का सपोर्ट करिए, और जिसका मन हो जो जिसका सपोर्ट करे। पाकिस्तान का एंगल लेके आना, ये एंगल लेके आना, वो। अब मैं एक चुनाव, आप मुद्दे से नहीं भटकने देता हूँ, ये भटका रहे हैं शिवसेना वाले। मैं मुद्दे पे लेके आता हूँ। एक सेकंड मैम, रुकिए। चुनाव आयोग से बीजेपी ने झारखंड के पूछे मुद्दे पे निकाल के लाता हूं। जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद बोलिए, इजराइल जिंदाबाद। जैसा हमारा कश्मीर हमारा देश की, हमारा देश की अटूट टुकड़ा है, एक ही रहना चाहिए। इजराइल जिंदाबाद बोलिए। ये सब नौटंकी, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, नौटंकी। मैं कह रहा हूं तुम इजराइल के नौकर हो, तुम बोलो इजराइल जिंदाबाद, तुम बोलो इजराइल जिंदाबाद। तुम भी इजराइल के नौकर, हम नहीं। नौकर तुम हो गए इजराइल के। मैम मुझे मेरी बात कहने दीजिए, या तो इन्हीं से कहिए ये आपको कौन रोक रहा है? आप बोल ही नहीं रहे हैं, आपको किसी ने रोका है अभी तक? मैं मुद्दे आप पे सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं, वर्सेस मत चलाओ, ये विंडो मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो, आप बोलते नहीं है। बस सुनिए, मैं जल्दी एंकर बोलिए। का काम करता हूँ, मुद्दे पे लौटाल के लेके आता हूँ आपको चुनाव आयोग के कि कैसे ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। बीजेपी ने पूछा, अब देखिए फिर ये अरे ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास सबके लिए फाइनल कमेंट के लिए तारिक जी, उन्होंने ये कहा कि आप लोग जातियों में बांटना बंद करें, हिंदू मुसलमान में बांटना बंद करें, यादव और सब कुल में बांटना बंद करें, मुद्दे पर आए। यही बात सिर्फ कृष्णा जी बोल रहे हैं, अब उस पर जवाब दीजिए। ठीक है। आपने क्रीमी लेयर का ओबीसी के लिए रिकमेंड किया कि बढ़ा दिया जाए, वो जातियों की बात नहीं है। अब आप जातियों की बात नहीं कर, वही बात हम करें तो हम देश विरोधी हैं, और आप जातियों की बात करें तो आप देश प्रेमी हैं। आपने नहीं किया, आपने तमाम मुसलमानों का स्टाइपेंड बढ़ा दिया हुआ मदरसा टीचर की। तो आप सिलेंडर बांट रहे थे कश्मीर में, तो आप मुसलमानों की बात कर सकते हैं, हम करें तो तुष्टिकरण, और आपका ठेकेदारी है, आप कोई भी बात कर सकते हैं। आप जातियों की भी बात कर सकते हैं, क्रीमी लेयर की सिफारिश कर सकते हैं ओबीसी वोट शेयर के लिए, और हम जातिगत जनगणना की मांग करें तो हम देशद्रोही हैं। ये सीधा सा जवाब है। आप मुसलमानों की बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप उनकी स्कॉलरशिप दीजिए, महाराष्ट्र में उनकी 3 गुना टीचर्स की सैलरी बढ़ा दीजिए, यूपी में मदरसे बंद करिए, वहां 3 गुना करिए, 12% वोट के। विजय कृष्णा जी जवाब देंगे, फिर सही जवाब। ओके विजय कृष्णा। अब जब ये नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी हिटलर के अध्यक्षता में बना है, वही बात किया है हिटलर ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने का। उन्होंने यहूदियों को विलनाइज करते हुए जर्मन जाति को कहा है, देखो देखो ये बैंकिंग सेक्टर में वो आगे चल गया है, पूरा का पूरा हमारा पैसा ले चल रहा है, उसको नेशनल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना पड़ेगा। आज राहुल कान द्वारा आयोजित ये जाति जनगणना हिंदू जनरल कास्ट के लिए जेनोसाइड है। ये आपके अंदर में ले चल के ये हिंदू ब्राह्मणों को, हिंदू ठाकुरों को फिजिकली टेस्ट करेगा। मेरा घर में घुस के मेरा अलमीरा तोड़ के खजाना लेके 8 बच्चा पैदा हुआ। अरे आपको ज्यादा बोल रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं। विजय जी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। सही जवाब देंगे। देखिए महाराष्ट्र का चुनाव मुझे लगता है देश की निगाहें उस पर हैं,
और जय हिंद के नारे के साथ, जय संविधान के नारे के साथ और जय महाराष्ट्र के नारे के साथ जो है महाविगाड़ी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, आप उस पर नहीं आए। संजय गुप्ता, फिर अंत में आरपी सिंह जी। देखिए, जिस तरह से हमारे साथी हम पर आरोप लगा रहे हैं खुद गलत होते हुए भी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कितना दुश्वार है दुनिया में ये हुनर आना भी, खुद गलत होना और अपने ही साथियों को गलत बताना भी। इनकी बिगड़ी हुई आदत से ये उम्मीद ना थी कि एक दिन इतना मुश्किल हो जाएगा इनको समझना और समझाना भी। ये आपने लिखा है? ये हमने लिखा है। अच्छा, वाह। चलिए आरपी सिंह जी, फाइनल कमेंट। देखिए, ये इन्होंने अभी अपने साथियों के बारे में, मतलब कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करी कि कैसे क्या स्थिति बन रही। और ये अरे सर, आपने टोका, संजय भाई आपने टोका, बिल्कुल मैं आपको आधा सेकंड है सिर्फ, जल्दी से। तो क्या कि दिखता है कि मन कहाँ दुख रहा है, कैसे दुख रहा है, क्या पीड़ा है, सब दिख रही है। पीड़ा निकल कर भी आएगी, चिंता मत करिए। परंतु महाराष्ट्र की जनता समझती है कि कौन सी सरकार ऐसी है जो डेवलपमेंट के एजेंडे पर काम करेगी और कौन सी सरकार ऐसी है जो तोड़ने के एजेंडे पर काम करेगी। 5 की पंचायत में आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब मुद्दा ये आता है कि आखिर सीटों का बंटवारा, हालांकि अभी भी बैठक चल रही है और आज का दिन महाराष्ट्र के जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी, उसके लिए थोड़ा सा क्रूशियल भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है आज सारी बैठकों में सब कुछ सुलटा लिया जाएगा और आज रात तक फैसला भी सीटों को लेकर हो जाएगा। तो कल सुबह जब सब लोग देखेंगे तब चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, या फिर कि कुछ ऐलान सामने आएंगे, या फिर कि गठबंधन बना रहेगा, टूटेगा। ये सब लगता है कि आज की रात तय हो जाएगा। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।